Next9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो भी गरमाए हुए हैं। आपको हम बताते चले, शिवसेना मामले को लेकर अभी उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे देखने को मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं कि उन्हीं की ही शिवसेना है, यानी कि वही असली शिव सैनिक है। तो वही दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो बाला साहिब ठाकरे का जो मोटो था, जो एजेंडा था हिंदुत्व वाला, उसे आगे सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे ही आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। हम आपको बताते चले कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में तमाम सुनवाई हुई, तमाम कार्रवाई हुई। उसके बाद चुनाव आयोग ने बिना कोई कार्रवाई किए, बिना कोई सुनवाई किए बड़ा फैसला ले लिया और फिर उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की और उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि आखिरकार बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया, तो लिया कैसे। अब सभी की नजरें बनी हुई है 29 नवंबर पर। 29 नवंबर को अब देखना ये होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्या एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मैं अपने साथी पीयूष के साथ चर्चा करने वाली हूं। पीयूष, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र में तमाम मुद्दे हैं, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है शिवसेना किसके पास जानी चाहिए? देखिए, अगर बात की जाए विरासत की, तो देखिए विरासत तो वो है उद्धव ठाकरे की, क्योंकि उनके पिता ने ही शुरू करी थी। तो अगर पिता ने शुरू करी थी तो पिता की चीज बेटे को ही जानी चाहिए। देखिए, ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं कि अब जो विरासत छोड़ के गए थे बाला साहिब ठाकरे, तो उस विरासत पे खड़े उतरे हैं या नहीं उतरे। देखिए, पहले तो शिवसेना को देखना पड़ेगा। शिवसेना एक हिंदुत्ववादी संगठन थी, पॉलिटिकल में वो तब्दील हो गई थी, वो उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन अगर बेसिक उसका मोटिव जाना जाए तो वो हिंदुओं के लिए बनी थी। अब बात की जाए कि उद्धव ने क्या करा, तो उद्धव ने, एकनाथ शिंदे के ये आरोप थे कि उद्धव ने वो हिंदुत्व का जो चेहरा है वो पीछे छोड़ दिया कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके। और उन्होंने हिंदुओं की कोई लाज नहीं रखी, हिंदुओं को मारा गया, उनके समय में पीटा गया था, जेल में ठूस दिया गया था। हनुमान चालीसा पर भी देखिए काफी बवाल उठा था राज ठाकरे ने जो करा था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें कि शिवसेना किसकी होनी चाहिए, तो फिर ये सब देखते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानना है। और एकनाथ शिंदे हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। और बात की जाए तो पॉलिटिक्स में भी देखिए काफी रोल, हाँ नहीं सक्रिय तो है, पॉलिटिक्स में हिंदुत्व का रोल देखिए काफी है इस समय। क्यों? क्योंकि बीजेपी जो है वो अपनी जो हिंदुत्ववादी छवि है उससे वोट बटोरने में कामयाब हो गई है। तो इसी को देखा जाए, इन दोनों बातें को देखा जाए, तो हिंदुत्व के नजरिए से देखा जाए, बाला साहिब की सोच के नजरिए से देखा जाए, तो शिवसेना जानी चाहिए एकनाथ शिंदे के पास। और अगर वैसे विरासत के तौर पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के पास जानी चाहिए। देखिए, एकनाथ शिंदे राइट हैंड माने जाते थे उद्धव ठाकरे के, और एकनाथ शिंदे ने क्या किया, 40 बागी विधायकों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया। लेकिन तब विधानसभा परिषद में तब बड़ी बैठक हो रही थी। उस दौरान एकनाथ शिंदे रोए और उन्होंने रोते बिखलते हुए कहा कि मैंने अपनों को अपनी आंखों के सामने खोया है। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी मुख्यमंत्री पद का यहाँ पर लालच नहीं था। उन पर जो गद्दार के आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो वाकई गद्दार है या फिर उन्होंने वाकई हिंदुत्व वाली चीज को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के साथ दामन थामा है? देखिए, इसमें भी मैं दो बातें बताना चाहूंगा। पहली तो उद्धव ठाकरे के व्यू पॉइंट से, यानी कि उद्धव ठाकरे कैसे सोच रहे हैं। अब सपोज करिए कि आपकी भी पार्टी है, आपकी पार्टी तोड़कर आपका नेता जाए, दूसरी पार्टी बना ले आपकी सरकार के नेता, तो देखिए उसे तो फिर गद्दारी कहा जाएगा। और अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे के हवाले से, तो कह रहे हैं कि मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने खुद उद्धव ठाकरे से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एनसीपी और कांग्रेस के साथ रहना है। हाँ, मैं वही उसी पे आ रहा था कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बोला था ये बात जो आप बोल रही हैं। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे के व्यू पॉइंट से देखा जाए, उसके उनके नजरिए को देखा जाए, तो उद्धव ठाकरे बिल्कुल देखिए हिंदुत्व की छवि छोड़ चुके थे। वहां पे मुंबई में बिल्कुल देखिए कि एक वामपंथी की तरह वो शासन कर रहे थे। महाराष्ट्र में देखिए कि काफी कुछ हो रहा था हिंदुओं के साथ। तो इसकी वजह से देखिए कि एकनाथ शिंदे ने उनका हाथ छोड़ दिया। बाला साहेब ठाकरे की जो नीति थी उस पर नहीं चल रहे थे वो, इसलिए उनका साथ छोड़ दिया। तो ये एकनाथ शिंदे का कहना है कि भैया देखो, इनकी नीति नहीं अपना रही थी, जिस वजह से शिवसेना बनी थी वो वजह ही देखिए अब नहीं रही है। तो उस वजह को साथ लेकर चलने में, उस वजह के लिए
यानी कि हिंदुत्व के लिए एकनाथ शिंदे ने उनका साथ छोड़ा, ये एकनाथ शिंदे का है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है आगे, वो तो खैर देखिए एक न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों के मत देखिए थोड़े बहुत सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन ये तो देखिए कोर्ट और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। देखिए, चुनाव आयोग पर उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के चुनाव आयोग ने क्या किया, शिवसेना के नाम को और सिंबल को फ्रीज कर दिया। तो आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग का ये फैसला ठीक था? देखिए इसमें भी काफ़ी अगर बात करें तो न्यायिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है, उनके अपने क्लॉज हैं चुनाव आयोग के। अगर करा है तो देखिए बिल्कुल संविधान के अंदर रह के हुए चुनाव के जितने चुनाव इलेक्शन कमीशन के जितने भी रूल्स हैं उनके अंडर रहते हुए ही करा गया, रूल बुक के हिसाब से किया गया है। अब बात करें उद्धव ठाकरे को तो देखिए लेकिन पक्ष तो सुनना चाहिए था ना दोनों का। नहीं, बिल्कुल देखिए उनका पक्ष नहीं सुना गया, ये थोड़ी दिक्कत थी वहाँ पे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि भैया जो भी फैसला करेगा वो चुनाव आयोग करेगा। तो चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों करा ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे ने जो आरोप लगाया है कि एक तरह से निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग, जो कि काफी बार लग चुका है चुनाव आयोग पर आरोप, तो उसको अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता कि चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले उनका भी देखिए मत एक बार सुनना चाहिए था। जी। अब अगर मैं बात करूं बागी विधायकों की, तो 40 बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अब 40 बागी विधायक इसी लालच से आए थे कि उन्हें कोई मंत्रालय मिलेगा। पहला कैबिनेट विस्तार हो गया, लेकिन कुछ विधायक ऐसे जिन्हें मिला है, कुछ विधायक ऐसे जिन्हें नहीं मिला है। उसके बाद अब तमाम विधायकों की तरफ से यही इच्छा जाहिर की गई जा रही है कि तब दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा, उनमें उन्हें जगह मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो क्या नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की जाएगी? क्या एक बार फिर से उन तमाम बागी विधायकों की मातोश्री में वापसी हो सकती है? देखिए अगर बात की जाए विधायकों की तो देखिए विधायकों ने अपना साथ उद्धव के यहाँ से छोड़ा इसीलिए था कि देखिए उनको थोड़ा सा एक कह सकते हैं कुर्सी का लालच था, उन्हें भी देखिए पद का लालच तो था ही। अब पहले कैबिनेट विस्तार में उनको नहीं मिला तो वो अब कयास लगा के चल रहे, उम्मीद होप देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो ये यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भैया अगले कैबिनेट विस्तार में हमें मंत्री पद मिल जाएगा। लेकिन देखिए अब कितने मंत्रालय बना लेंगे एक राज्य में, तो उन्हें देखिए मंत्रालय की बात की जाए तो मंत्रालय हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि एक राज्य में एक लिमिटेड मंत्रालय हो सकते हैं। ये तो है नहीं कि अनगिनत मंत्रालय बना देंगे अपने नाम से ही, तो इसलिए हर किसी को मंत्रालय नहीं मिल सकता। उसी पर देखिए बहस छिड़ सकती है, क्योंकि दूसरा कैबिनेट का अगर विस्तार होता है और नहीं मिलता है तो ऐसा जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है वही अब एकनाथ शिंदे के साथ हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस देखिए उनका साथ उस चीज में शायद नहीं देंगे। तो देखिए, पीयूष ने बहुत ही विस्तार से मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया, लेकिन यहाँ पर लड़ाई धनुष और बाण की चल रही है, लड़ाई आन बान शान की चल रही है, लड़ाई अपनी पहचान की चल रही है और लड़ाई एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की है। देखना 29 नवंबर को बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शिवसेना का असली मालिक कौन होगा, क्या उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।